तो इस वीडियो में बात करते हैं एटमॉस्फेयर के बारे में। एटमॉस्फेयर जिसमें हम इसकी इवोल्यूशन, ओरिजिन ऑफ एटमॉस्फेयर और इसकी लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर डील करेंगे। तो सबसे पहले ओरिजिन ऑफ एटमॉस्फेयर की हम बात करते हैं। ओरिजिन ऑफ एटमॉस्फेयर की बात करें तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एटमॉस्फेयर है क्या। एटमॉस्फेयर वी कैन से कि ये क्या होता है। एटमॉस्फेयर एक एनवलप होता है गैसेस का। इसमें आपको गैसेस मिलेंगी, एनवलप और मिक्सचर ऑफ गैसेस। मिक्सचर ऑफ गैसेस, गैसेस के साथ आपको यहाँ पे वाटर वेपर्स की प्रेजेंस मिलेगी। वाटर वेपर्स के साथ साथ आपको डस्ट पार्टिकल्स की प्रेजेंस यहाँ पे मिलेगी। अब हम ओरिजिन ऑफ एटमॉस्फेयर की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ अर्थ की। जो आपके पास अर्थ जो ओरिजिनेट हुई थी, ये माना जाता है कि अर्थ जो ओरिजिनेट हुई थी 5 बिलियन ईयर्स एगो हुई थी। अब बोला कि जब 5 बिलियन ईयर्स एगो अर्थ की ओरिजिन हुई तो ये जो फॉर्म हुआ, दैट मीन जब प्लैनेट जो फॉर्म हुए ये हॉट गैसेस से फॉर्म हुए। यहाँ पे हॉट गैसेस थी। अब ये धीरे धीरे हॉट गैसेस जो थी कूल डाउन हो रही थी, ठीक है, जिसकी वजह से आपके पास प्लैनेट्स की फॉर्मेशन हुई है। अब 5 बिलियन ईयर्स एगो जब ये अर्थ हमारे पास बनी तो इसके फर्स्ट 500 मिलियन ईयर्स में, फर्स्ट 500 मिलियन ईयर्स में आपके पास क्या हुआ, एक एटमॉस्फेयर जो है वो इमर्ज हो गया। एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ और ये जो एटमॉस्फेयर था ये डेंस एटमॉस्फेयर था। डेंस एटमॉस्फेयर था, दैट मींस डेंसिटी ज्यादा थी। और इस एटमॉस्फेयर जो ये क्रिएट हुआ ड्यूरिंग कौन सी प्रोसेस के टाइम पे हुआ, डी गैसिंग प्रोसेस के टाइम। अब डी गैसिंग प्रोसेस क्या है कि जब अर्थ जो पहले जब ओरिजिनेट हुई, जब अर्थ की फाउंडेशन हुई तो उस टाइम पे हॉट गैसेस थी, धीरे धीरे ये कूल डाउन होती गई गैसेस। तो जब ये डी गैसिंग, दैट मींस जब अर्थ क्या हो रही थी, कूलिंग ऑफ अर्थ। जब अर्थ जो है कूल हो रही थी, कूलिंग ऑफ अर्थ जब हो रही थी तो इस टाइम पे गैसेस एंड वाटर वेपर जो थे वो क्या हुए, एमर्ज हुए फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। और इंटीरियर ऑफ सॉलिड अर्थ भी बोल सकते हैं कि सॉलिड अर्थ के इंटीरियर से गैसेस एंड वाटर वेपर जो है वो बाहर जाने लगे। अब जैसे वो बाहर जाने लगे तो वहां पे बाहर जो है आउटसाइड द अर्थ इन्होंने क्या फाउंडेशन रख दी, किसकी इवोल्यूशन होगी, आपके पास एटमॉस्फेयर जो है वो इवॉल्व हो गया। तो ये जो एटमॉस्फेयर था डेंस एटमॉस्फेयर था। तो इसमें जो मेनली जो आपके पास गैसेस जो ये कंप्राइज कर रहा था, कंसिस्ट कर रहा था, यहाँ पे आपको हाइड्रोजन मिलेगी H2, आपको वाटर वेपर यहाँ पे मिलेंगे, आपको मिथेन यहाँ पे मिलेगी CH4 एंड आपको कार्बन डाइऑक्साइड आपको यहाँ पे मिलेगी, राइट। तो ये गैसेस जो थे ये कंप्राइज कर रहा था। तो हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन की अब्सेंस थी, ऑक्सीजन अभी तक इवॉल्व नहीं हुई थी, राइट। इसके बाद क्या हुआ, अब ये तो हमने बात करी फर्स्ट 500 मिलियन ईयर्स में जब आफ्टर द इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ 3.5 बिलियन ईयर्स एगो, अभी की टाइम की बात करें तो इसके 3.5 बिलियन ईयर्स एगो पहले जो आपके पास एटमॉस्फेयर था, वो एटमॉस्फेयर आपके पास क्या कंप्राइज कर रहा था, CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO प्लस वाटर वेपर्स भी बोल लो चाहे वाटर बोल लो, प्लस नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। ये गैसेस आपके पास कंप्राइज कर रहा था। ये 3.5 बिलियन ईयर्स की बात कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं जो हाइड्रोस्फीयर जो हमारे पास फॉर्म हुई है, तो हाइड्रोस्फीयर जो फॉर्म हुई है वो आपके पास 4 बिलियन ईयर्स एगो फॉर्म हुई है, राइट। अब ये जो हाइड्रोस्फीयर जो 4 बिलियन ईयर्स एगो फॉर्म हुई थी, ये जो फॉर्म हुई थी बिकॉज ऑफ द कंडेंसेशन। यहाँ पे कंडेंसेशन हुई थी किसकी, वाटर वेपर्स की। तो ये बात भी याद रखना, वाटर वेपर्स क्या हुए थे, कंडेंस हुए थे, राइट। अब तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो पॉइंट हमें नोट करना है कि जो एंशियंट एटमॉस्फेयर जो था हमारे पास, उसमें आपके पास ऑक्सीजन एब्सेंट थी, ऑक्सीजन वाज नॉट प्रेजेंट। ऑक्सीजन की क्या थी, एब्सेंट थी। ऑक्सीजन अभी तक इवॉल्व नहीं हुई थी, इवोल्यूशन नहीं हुई थी। अब हमने हाइड्रोस्फीयर की बात कर दी, तो अब हम आएंगे किसकी तरफ, ऑक्सीजन की तरफ। तो हम बात करेंगे अब 1 बिलियन ईयर्स एगो की। 1 बिलियन ईयर एगो हमारे पास क्या हुआ, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, जिसको
और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जिसमें हम बात कर रहे हैं ब्लू एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, जिसको हम बोलेंगे ब्लू ग्रीन एल्गी। अब ब्लू ग्रीन एल्गी ने क्या किया, देखो ये हमें कहां पे मिलेगी, सी में मिलेगी, ठीक है, पानी के अंदर मिलेगी। अब देखो ये पानी के अंदर मिलेगी तो अल्टीमेटली वहां पे वाटर तो प्रेजेंट है ही है, H2O, प्लस आपके पास वाटर के अंदर क्या होगा, CO2 होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, क्योंकि हमें पता है प्लांट क्या एब्जॉर्ब करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये H2O एंड CO2, और इस एल्गी ने क्या किया, एक एनर्जी यूज करी। एनर्जी कहां से ली, एनर्जी ली सन से, ठीक है, सन की एनर्जी को यूज करके फिर इसने इनमें प्रोसेसेस करी H2O और CO2 को। जब H2O और CO2 मॉलिक्यूल्स के साथ इसका क्या हुआ, यहाँ पे रिएक्शंस हुआ, तो इसने क्या कर दिया, इनको सप्लिट कर दिया, इन कंपाउंड्स को इसने क्या कर दिया, सप्लिट कर दिया, मॉलिक्यूल्स को सप्लिट कर दिया। और यहां पे जो है इनको सप्लिट करके एक तो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स की फाउंडेशन कर दी यहाँ पे, प्लस यहाँ पे क्या फाउंडेशन कर दी, ऑक्सीजन की फाउंडेशन कर दी। तो ऐसे ऐसे जो है हमारे पास क्या हुआ, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो है वो इवॉल्व हुई। तो ये बात क्लियर हुई। तो ऑक्सीजन की इवोल्यूशन जो हुई वो किसकी वजह से हुई, बिकॉज ऑफ द प्रोसेस, जिसको हम कौन सी प्रोसेस बोलते हैं, फोटो सिंथेसिस। ये बात क्लियर हुई। हाँ जी सर। यस सर। हाँ, हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ। अब देखो ये जो O2 मॉलिक्यूल्स है, जब ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट थे, अब इन्होंने क्या किया, O2 मॉलिक्यूल्स ने अब एब्जॉर्ब की एनर्जी फ्रॉम द सन, सन से एनर्जी एब्जॉर्ब करी। अब सन से एनर्जी एब्जॉर्ब करी और खुद को ही क्या कर लिया, दैट मींस सन की यूवी रेस को एब्जॉर्ब करके अपने आप को ही O2 मॉलिक्यूल्स को ही डिस्प्लेस कर दिया सिंगल ऑक्सीजन एटम में, राइट। तो ये बात भी याद रखना, ठीक है। और बाद में यही ओ जो सिंगल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है, ठीक है, बाद में ये रिएक्ट करेगा O2 के साथ और यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन कर देगा, O3 की, जिसको हम बोलते हैं ओजोन। ये बात क्लियर हुई। ओजोन मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन जो है ये करते हैं। देखो तो अल्टीमेटली हम यहाँ पे बात करें, एनर्जी का सोर्स क्या था हमारे पास, सन। कोई हीट नहीं थी, मतलब हमने कोई आर्टिफिशियल हीट नहीं लगाई, यहाँ पे सन का जो था, सन जो था नेचुरल सोर्स था एनर्जी का। ये बात क्लियर हुई। यस सर। चलो अब बात करते हैं, अब आ जाओ, देखो अभी हमने जो बात करी उसको हम फेसिस में डिवाइड कर देते हैं, एटमॉस्फेयर फॉर्मेशन। अगर मैं फेसिस ऑफ एटमॉस्फेयर फॉर्मेशन की बात करें तो हम इसको डिवाइड करेंगे कितने फेसिस में, 3 फेसिस में, ठीक है। फेसिस ऑफ एटमॉस्फेयर फॉर्मेशन को हम डिवाइड करेंगे कितने फेसिस में, 3 फेसिस में। पहला आएगा हमारे पास फर्स्ट फेज। अब ये जो फर्स्ट फेज है ये कब की बात करता है, जब हमारे पास क्या हुआ था, जस्ट फॉर्म्ड अर्थ, जब हमारे पास अभी बस अर्थ फॉर्म ही हुई, राइट। तो यहां पे देखो फर्स्ट फेज में क्या बोला गया कि अर्थ, जैसे हाइड्रोजन एंड हीलियम से हमने पहले बात करी कि अर्थ जो है एक प्लेनेट है, हॉट गैसेस से मिलकर बना था, मेनली हाइड्रोजन के साथ हीलियम भी यहाँ पे प्रेजेंट थी, ठीक है। तो ये जनरली जब कूल डाउन होते गए तो यहाँ से जो है हमने पहले बात करी कि ये मर्ज हुई आउटसाइड, ठीक है। तो वहां से जो है आपके पास क्या हुआ, फिर वो स्पेस में चली गई और वहां पे इन्होंने एवोल्यूशन करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हमने बात करी। तो प्रेजेंट में अगर फर्स्ट फेज में बात करें, ऑक्सीजन जो थी वो हमारे पास क्या थी, वो हमारे पास एब्सेंट थी। अब चलते हैं सेकंड फेज की तरफ। अब सेकंड फेज जो था, सेकंड फेज जिसको हम यंग अर्थ के नाम से बोलते हैं। अब यहां पे देखो यंग अर्थ में हमने यहां पे किसकी बात करेंगे, यहां पे वॉल्केनिक इरप्शंस होना स्टार्ट होगी। यंग अर्थ की बात करें तो यहां पे क्या हुआ, आपके पास वॉल्केनो जो था मेन फैक्टर रहेगा,
वोल्केनो जो है वो मतलब वोल्केनोज अक्कड़ हुए तो वोल्केनोज की वजह से हमारे पास क्या होता है, हमें पता है कि यहाँ पे गैसेस जो है रिलीज होती है। तो यहाँ पे मेनली इन्होंने क्या किया, रिलीज की वोल्केनो की वजह से यहाँ पे क्या हुआ, गैसेस का रिलीज हुआ, गैसेस जो है मर्ज आउट हुई। अलॉन्ग विद हमारे पास यहाँ पे वाटर H2O का मिक्सचर हुआ एज अ स्टीम। ठीक है, जब गैसेस जो है H2O के साथ मिलेगी तो अल्टीमेटली स्टीम की फॉर्मेशन होगी। प्लस यहाँ पे एक CO2 एंड अमोनिया, इनका मिक्सचर होगा। ठीक है, दैट मीन्स ये लोग क्या करेंगे, ये तीनों मतलब ये मॉलिक्यूल जो आपके पास कंबाइन करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे जो है हमारे पास क्या होता है, जो सी वाटर है या ओशियन है वहां पे आपको कौन सी गैस मिलेगी, CO2 मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, अब जैसे जैसे इस केस में क्या होगा, अब सनलाइट जो है यहाँ पे एक्ट एज अ एनर्जी करेगी, सन रेज जो है। अब इन पे सन रेज पड़ी जिसकी वजह से हमने क्या बोला था कि यहाँ पे सन रेज जब पड़ेगी तो ये क्या करेगा, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन की फॉर्मेशन होगी, O2 की फॉर्मेशन होगी, राइट। तो मतलब यहाँ पे देख लो वोल्केनोज भी आ गए, गैसेस भी आ गए, H2O भी आ गया, और हमने इससे पहले एल्गी की बात भी कर ली। तो ये फैक्टर भी रहेगा हमारे पास यंग अर्थ का। ठीक है, ये बात क्लियर हुई? हाँ जी सर। यस सर। तो याद रखना ये जो यंग अर्थ है दैट मीन सेकंड एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करें, ये था हमारे पास फर्स्ट एटमॉस्फेयर। सेकंड एटमॉस्फेयर की बात करें तो सेकंड एटमॉस्फेयर कहां से एमर्ज हुआ है, सेकंड एटमॉस्फेयर जो एमर्ज हुआ है वो हमारे पास अर्थ से ही एमर्ज हुआ है, फ्रॉम अर्थ इटसेल्फ। अब बात करते हैं थर्ड फेज की। अब थर्ड फेज कौन सा फेज आएगा, जो प्रेजेंट में हम करंट सिनेरियो जो है थर्ड फेज और करंट एटमॉस्फेयर और करंट अर्थ की। ठीक है, अब यहां पे देखो, अब यहां पे एटमॉस्फेयर कैसे फॉर्म होता है। अब यहां पे प्लांट्स एंड, हम किसकी बात करेंगे, प्लांट्स की बात कर लो या फिर एंड एनिमल्स की बात कर लो, एनिमल्स के साथ चाहे आप ह्यूमन बींग्स की बात कर लो। अब देखो प्लांट्स को कौन सी गैस चाहिए अपने मतलब फूड बनाने के लिए, सब कुछ करने के लिए, जैसे हमें चाहिए कौन सी, एनिमल्स को और ह्यूमन बींग्स को चाहिए कौन सी, O2। तो प्लांट्स को कौन सी चाहिए, CO2। प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं CO2 और हम लोग क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं क्या, O2। अब O2 कहां से रिलीज होती है, प्लांट से, हम क्या करते हैं, रिलीज CO2। तो अल्टीमेटली ऐसे ये जो है पूरा कॉम्बिनेशन चलता रहा, ये पूरा साइकिल चलता रहा है प्रेजेंट एटमॉस्फेयर जिसमें हम अभी सरवाइव कर रहे हैं, राइट। ये बात क्लियर हुई? हाँ जी सर। अब देखो एक और बात देखो, अगर हम यहाँ पे CO2 जो है क्या करेंगे, अगर हम CO2 रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये CO2 जाके डिजोल्व होगा कहां पे, मान लो CO2 डिजोल्व हो गया आपके पास ओशियंस में, तो ओशियंस में आगे क्या होगा, फर्दर यहाँ पे फिर से वो प्रोसेस चलेगी, सन को एज अ सन एनर्जी, एज अ UV रेस को एज अ एनर्जी यूज किया जाएगा, और यहाँ पे एल्गीज जो है इसको क्या करेंगे, फर्दर ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि CO2 प्लस H2O को उसको क्या कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे इनटू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में। तो ये प्रोसेस चलता आ रहा है, बट यहाँ पे अब एनिमल्स प्रोसेस की भी बात कर रहे हैं हम, एनिमल्स ह्यूमन बीइंग सबका जो प्रेजेंट डे का हमारे पास एटमॉस्फेयर जो है वो थर्ड एटमॉस्फेयर है, राइट। तो अगर पूछ लिया जाए कि नाउ वी हैव विच एटमॉस्फेयर, ठीक है, तो थर्ड फेज एटमॉस्फेयर में हम अभी जो है प्रेजेंटली लीव कर रहे हैं, राइट। ये बात क्लियर हुई? हाँ जी सर। रीमा क्लियर है बात? यस सर। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ द लेयर्ड स्ट्रक्चर। जो लेयर्ड स्ट्रक्चर फॉर्म हुई है लिथोस्फीयर में, इन द लिथोस्फीयर, किसकी, एटमॉस्फेयर की, जो फॉर्मेशन हुई है ऑफ द लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर इन द लिथोस्फीयर, उसकी बात करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थ की। अर्थ जो है वो हमारे पास अगर मैं बात करूं वॉलेटाइल स्टेट में था, वाज इन वॉलेटाइल स्टेट ड्यूरिंग
प्राइमोर्डियल स्टेज, जब वो यंग स्टेज में था। मतलब यंग स्टेज में देखो, अगर कोई छोटा बच्चा भी है ना, जब वो यंग एज में है तो धीरे धीरे जो है वो क्या करता है, उसके अंदर चेंजेस आते जाते हैं। जैसे धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा तो वो चेंजेस आती जाएगी। तो अल्टीमेटली जब वॉलेटाइल स्टेट में था, दैट मीन्स कि परिवर्तनशील, यहाँ पे चेंजेस आएंगी। अर्थ जो था अपने आप को चेंज कर रहा था धीरे धीरे। तो यहाँ पे क्या हुआ, धीरे धीरे क्या होता गया, यहाँ पे अब देखो दो चीजें होंगी, या तो एक कोल्ड होगा या फिर यहाँ पे वार्म होगा। वार्म के केस में हमें पता है कि जो आपके पास जो एटम्स मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, अपार्ट होते हैं। कोल्ड के केस में क्या होते हैं, क्लोज्ड होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं, राइट, यही होता है ना। तो यहां पे देखो डेंसिटी किस केस में ज्यादा होगी, कोल्ड केस में कि वार्म के केस में, अल्टीमेटली कोल्ड के केस में। तो अब देखो धीरे धीरे क्या होता गया, धीरे धीरे जो डेंसिटी जो है वो क्या होती गई, इंक्रीज होती गई। अब जैसे जैसे डेंसिटी इंक्रीज होती गई तो जो इनसाइड द अर्थ जो टेम्परेचर जो था वो क्या होगा, इंक्रीज और डिक्रीज, क्या होगा सोचो। डेंसिटी जो है आउटसाइड क्या हो रही है, एटमॉस्फेयर की इंक्रीज हो रही है, तो इनसाइड द अर्थ क्या हो रहा होगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होगा और डिक्रीज हो रहा होगा। बताओ, आ रही है बात की चलेगी, आ रही है सर। क्या हो रहा होगा फिर सोचो, आउटसाइड डेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो टेम्परेचर क्या हो रहा होगा, इंक्रीज और डिक्रीज। कुछ तो बोलो, दिमाग लगाओ। कोल्ड में डेंसिटी ज्यादा होगी कि वार्म में डेंसिटी ज्यादा होगी, अभी तो बताया। कोल्ड में ज्यादा होगी। हाँ, तो अब अगर डेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ जो है इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा, है इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा। रीमा बोल जल्दी से। इंक्रीज होगा सर। यस, इनसाइड द अर्थ टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है। बाहर डेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो टेम्परेचर भी इनसाइड द अर्थ क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो अल्टीमेटली अब क्या होगा, जो इनसाइड द अर्थ जो मटेरियल है, अब मटेरियल जो है वो क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। सेपरेट कैसे, अब ये जो सेपरेशन जो होगी अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटी होगी, जिस मटेरियल की डेंसिटी ज्यादा होगी मतलब अपनी डेंसिटी के अकॉर्डिंग जो है मटेरियल जो है वो सेपरेट होते जाएंगे। अब सेपरेट होते जाएंगे तो अल्टीमेटली ये क्या बनाते जाएंगे, यहाँ पे लेयर्स की फॉर्मेशन करते जाएंगे। तो इस प्रोसेस को क्या बोला गया कि ये जो मटेरियल जो है इनसाइड द अर्थ जब सेपरेट होना स्टार्ट हुआ, क्योंकि इनसाइड द अर्थ जो है टेम्परेचर इंक्रीज कर गया और ये जो सेपरेशन हुई अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल हुई, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। द प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, राइट। तो अब देखो, अब क्या हुआ, जब मटेरियल जो है सेपरेट होना स्टार्ट हुआ अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटी, तो अब यहां पे क्या हुआ, जो आपके पास हैवियर मटेरियल था, दैट मीन जो हैवियर मटेरियल था वो क्या करना स्टार्ट कर दिया, उसने सिंक करना स्टार्ट कर दिया। सिंक किसकी तरफ, टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ के सेंटर की तरफ उसने सिंक करना स्टार्ट कर दिया, फॉर एग्जांपल आयरन। और वहीं पे जो लाइटर मटेरियल था वो क्या करेगा, मूव करेगा टूवर्ड द सरफेस। ये बात याद रखना, जो लाइटर मटेरियल था उसने क्या करना स्टार्ट किया, मूव करना स्टार्ट किया, किसकी तरफ, सरफेस की तरफ। वहीं पे हैवियर मटेरियल था, उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी तो अल्टीमेटली उसने सिंक करना स्टार्ट कर दिया टूवर्ड द सेंटर। क्लियर बात? यस सर।
तो इसकी वजह से क्या हुआ, अब इस मतलब ये जो मूव और सिंक जो हुआ, इसकी वजह से क्या हुआ, अब अर्थ जो है वो डिवाइड होगी इनटू लेयर्स में। अर्थ जो है वो डिवाइडेड होगी किसमें, इनटू लेयर्स में। अब लेयर्स में जब डिवाइड हुई, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं लाइक द क्रस्ट, जो आउटर मोस्ट लेयर है हमारे पास, मेंटल, ठीक है, कोर, आपके पास इनर कोर, आउटर कोर हमने बात करी है, वो आप देख सकते हो जाके, ठीक है, वो नहीं मैं अब करवाऊंगा। तो अब देखो, अब क्वेश्चन क्या पूछेगा, द डेंसिटी, अब तुम लोग इसका आंसर करना, द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल डिक्रीजेस, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल जो है वो डिक्रीज करेगी, ए पॉइंट फ्रॉम क्रस्ट टू द कोर, फ्रॉम कोर टू द क्रस्ट, सी, ठीक है, नन ऑफ द अबव। अब बताओ क्या होगा, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल जो है वो डिक्रीज करेगी। सर जो डेंसिटी होती है वो मतलब जो नीचे वाली लेयर होती है उसकी डेंसिटी हाई होती है, तो हाँ, ऊपर से क्रस्ट की तरफ डिक्रीज करेगी डेंसिटी। यस, तो बी ऑप्शन सही होगा। हाँ, अगर ये क्वेश्चन उल्टा हो जाता कि इंक्रीज होती तो कहां से, क्रस्ट से क्रस्ट को। कोर की तरफ। हाँ, अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि अरेंज करो अकॉर्डिंग टू द, हम यहाँ पे बात करें अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी, तो यहाँ पे देखो हम बात करते हैं कि यहाँ पे दे दिया जाए आपको क्रस्ट दे दिया जाए, सेकंड आपको दे दिया जाए मेंटल, फिर थर्ड आपको दे दिया जाए आउटर कोर, और फोर्थ आपको दे दिया जाए इनर कोर। अब बोलेंगे कि अरेंज करो अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटी, मतलब इसको कैसे करोगे, असेंडिंग ऑर्डर में, पहले क्या है सबसे कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, तो कैसे करोगे। अब यहाँ पे आप अब ऐसे बताओ कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कैसे होगा। सबसे पहले कौन सा जो किस ऑर्डर में बोला सर आपने? असेंडिंग ऑर्डर में करना है, कम से ज्यादा की तरफ जाएंगे। ओके सर, असेंडिंग में सबसे कम जो डेंसिटी होती है वो क्रस्ट की होगी। हाँ, फिर हाँ जी, फिर उसके बाद मेंटल की होगी, पहले फिर क्रस्ट आ गया, मेंटल आ गया, फिर आउटर कोर और इनर कोर। है आउटर कोर। आउटर कोर आएगा और इनर कोर आएगा। आउटर। पहले आउटर आएगा फिर हाँ इनर जी। आएगा, वही होगा ना। हाँ जी। हाँ जी, ठीक है, तो ये याद रखना कि मैंने वैसे ही लिख दिया है असेंडिंग ऑर्डर में, 1 2, मतलब 1 की कम होगी 2 से, 2 की कम होगी 3 से, और 3 की कम होगी 4 से, यही ऑर्डर चलेगा, तो ऐसे होगा। ये क्लियर है बात, यानी आपको ये टॉपिक इतना क्लियर हो गया। चलो चलें अब। यस सर। हाँ, अब यहाँ पे एक और बात याद रखना, जब भी हम, चलो चलो अब एटमॉस्फेयर की बात करते हैं कि एटमॉस्फेयर किससे बना है। एटमॉस्फेयर जो है वो क्या कंप्राइज करता है, वो कंप्राइज करता है आपके पास मेनली जो गैसेज है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की परसेंटेज की बात करें तो 78.9%। वहीं पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अगर बात करें तो 20.95%। फिर आपके पास आएगी यहाँ पे आर्गन,
0.93%। आपके पास CO2 0.03%। ठीक है। अब देखो, अब लेयर्स ऑफ गैसेस की बात करते हैं। ये तो आ गया कि जो गैसेस आपके पास मिलेंगी। अब यहाँ पे हम लेयर्स ऑफ गैसेस की बात करते हैं। यहाँ पे लेयर्स ऑफ गैसेस। अब लेयर्स ऑफ गैसेस की बात करें तो आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स मिलेंगी। ठीक है, पहले आपके पास आ गई इनर मोस्ट लेयर। अब इनर मोस्ट लेयर जो है, जिसको हम नाइट्रोजन लेयर भी बोलते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन लेयर। नाइट्रोजन लेयर जो आपके पास 100 से 200 किलोमीटर के बीच में मिलेगी, अप टू 200 किलोमीटर तक। फिर आपके पास आएगी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लेयर जो आपके पास 200 से 1100 किलोमीटर तक आपको मिलेगी, अप टू 1100। देन वी हैव हीलियम। हीलियम की जो रहेगी आपके पास 1100 किलोमीटर से अप टू 3500 किलोमीटर। ये आपके पास लेयर्स है गैसेस की। ठीक है, तो अल्टीमेटली अगर बात करें, आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसी कौन सी गैस है जिसकी अब अपर लिमिट जो है वो डिफाइन नहीं है, तो हाइड्रोजन इज द ओनली गैस। हाइड्रोजन एक ऐसी गैस है जिसकी अपर लिमिट जो है वो डिफाइन नहीं करी गई है कि उसकी अपर लिमिट कितनी होगी। राइट। अब एक और बात याद रखना, जो आपके पास वाटर वेपर हमारे पास एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। अब वाटर वेपर की प्रेजेंस होती है एटमॉस्फेयर में, तो याद रखना वाटर वेपर जो है वो क्या करेंगे, डिक्रीज करते हैं। डिक्रीज करेंगे किससे, इक्वेटर से। जैसे ही हम पोल्स की तरफ जाएंगे, इक्वेटर से पोल्स की तरफ जैसे ही हम मूव करते हैं, तो हमारे पास वाटर वेपर जो है वो क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। देखो अभी जो हमारे पास ना, अभी जो ये गर्मी का सीजन चल रहा है ना, समर सीजन चल रहा है, अभी मानसून स्टार्ट होने वाली है। अब मॉनसून में देखना थोड़ी सी गर्मी का डिफरेंस आ जाएगा। मतलब जो आपके पास टेम्परेचर, ठीक है गर्मी तो होगी नो डाउट, ठीक है, बट वो हम बोलते हैं ना कि लोकल लैंग्वेज में कि चिपचिपी सी गर्मी है, थोड़ी सी पसीने वाली गर्मी है। तो उसमें क्या होता है, आपके पास वाटर वेपर ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये वाटर वेपर क्या होते रहते हैं, इवेपोरेट होते रहते हैं। ये भी करेंगे हम, ठीक है, शॉर्ट वेव रेडिएशन एंड लॉन्ग वेव रेडिएशन का कॉन्सेप्ट करेंगे एक एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो वो देखेंगे कि कैसे होता है। तो वो वाटर मॉलिक्यूल जो उस टाइम पे वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं उस एयर में, जो हमें मतलब उस टाइम पे जो टेम्परेचर होता है ना, तो उस एयर में हमें वाटर वेपर की प्रेजेंस ज्यादा मिलती है। राइट, तो उसकी वजह से जो वो हमें गर्मी जो है वो थोड़ी पसीने वाली गर्मी होती है। ठीक है, तो ये याद रखना, वाटर वेपर जो है डिक्रीज करेंगे इक्वेटर से जैसे हम मूव करेंगे पोल्स की तरफ। ठीक है, हाँ। और वाटर वेपर का एक सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस बताऊं तो, वाटर वेपर जो है ये एक्ट करते हैं लाइक अ ब्लैंकेट। ये ब्लैंकेट की तरह काम करते हैं। ब्लैंकेट की तरह क्यों काम करते हैं, क्योंकि ये अलाउ करते हैं अर्थ को, ये अलाउ करेंगे अर्थ को या नीदर और नॉर, ना तो ये इसको ज्यादा कोल्ड होने देंगे, ना ही ज्यादा इसको हॉट होने देते हैं। मतलब बैलेंस टेम्परेचर बनाने में हेल्प करते हैं कौन, ये वाटर वेपर। ठीक है, क्लियर बात इतनी। हाँ जी सर। अब आ जाओ स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर पे। अगर ये डायग्राम आपने समझ ली तो यहां से क्लियर हो जाएगा। ये दो लाइंस ले रहे हैं, एक ले रहे हैं आप पोल्स की, मतलब एटमॉस्फेयर जो वो अर्थ के ऊपर है, तो एक पोल्स पे लेंगे, एक हम लेंगे इक्वेटर पे। अब यहां पे देखो,
अब इसको मैं डिवाइड करूंगा डिफरेंट लेयर्स में। ठीक है, ये सीधी है फिर। ठीक है, अब ये टेढ़ी बन रही है, चल जाएगा पता। तो ये पोल्स में मैं बात करूं तो 8 किलोमीटर, तो वहीं पे ये होगा आपके पास 18 किलोमीटर। फिर आपके पास आएगा 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। फिर आपके पास 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर। फिर आपके पास आएगा 400 किलोमीटर एंड 400 किलोमीटर। राइट, अब देखो यहाँ इस लेयर को हम बोलेंगे ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर को। फिर नेक्स्ट लेयर हमारे पास आएगी स्ट्रेटोस्फियर, देन वी हैव mesosphere, then we have ionosphere और थर्मोस्फियर भी इसको बोलते हैं। फिर आपके पास आएगी एक्सोस्फियर। अब यहीं से मेरे को एक पॉइंट याद आ गया, मैंने तुम्हारे साथ एक नोट शेयर किए होंगे यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम में, उसमें अर्थ वाले में कहीं पे एक टॉपिक मिलेगा आपको, कार्बन लाइन वाला। तो वो देख लेना, अप टू 100 किलोमीटर तक कार्बन लाइन होती है कि क्या होती है, वो अब नहीं करवाऊंगा, पहले बता चुका हूँ। अब देखो ये जो लाइन है ना ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर की, इसको क्या नाम देंगे हम, ट्रोपोपॉज, सेम स्ट्रेटोपॉज। ठीक है, फिर मीजोपॉज, आइनोपॉज, ऐसे चलता है। राइट, अब चलो यहाँ पे ये बात इतना क्लियर हुआ। अब देखते जाना, अब थोड़ा सा ना इसको समझते जाना। 8 किलोमीटर है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं -45 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं -80 डिग्री सेल्सियस, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस तो आएगा, क्योंकि 8 किलोमीटर पे 45 है तो 18 पे तो इतना आएगा ही आएगा। फिर 50 किलोमीटर पे मैं लिख रहा हूं 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, देन वी हैव -100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर इसके बाद जो है राइज करना स्टार्ट हो जाता है। तो अब देखो यहां पे, अब ये बात क्लियर हुई। अब ट्रोपोस्फियर की बात करते हैं। तो जितने भी आपके पास ट्रोपोस्फियर की बात करें, जितने भी वेदर फिनोमेना है, फॉर एग्जांपल आपके पास जो यहाँ पे क्लाउड्स की फॉर्मेशन हो रही है, जो आपको यहाँ पे माउंटेन्स मिलेंगे, सब आपको कहाँ पे मिलेंगे, ट्रोपोस्फियर लेयर में मिलेंगे। ट्रोपोपॉज में जाके ये सारे फिनोमेना, वेदर फिनोमेना, क्लाइमेट फिनोमेना, सब कुछ एंड हो जाएगा। दैट मीन्स ट्रोपोस्फियर पे बात करें तो टेम्परेचर जो वो कांस्टेंट हो जाएगा। बट यहाँ पे देखो एक बात नोटिस करना, 8 किलोमीटर पे हमने टेम्परेचर की बात करी -45 डिग्री सेल्सियस, वहीं पे 18 किलोमीटर पे हमने बात करी -80 डिग्री सेल्सियस। तो इस लेयर में हमने क्या एक्सपीरियंस किया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास टेम्परेचर जो है वो क्या कर रहा है, टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज कर रहा है विद इंक्रीज इन हाइट। जैसे जैसे हाइट इंक्रीज कर रही है वैसे वैसे टेम्परेचर जो है डिक्रीज कर रहा है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट। तो हर 165 डिग्री पे ना आपके पास कितना हो जाता है, 165 मीटर पे आपके पास 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज कर जाता है। तो नॉर्मल लैप्स रेट अगर मैं बात करूं तो एट एवरी हाँ
हमारे पास क्या होता है 1 किलोमीटर पे पर किलोमीटर पे 6.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज कर जाए। मतलब नॉर्मल सी बात है कि हर 165 मीटर की हाइट पे जैसे ही आप जाओगे, एल्टीट्यूड पे जाओगे, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो डिफरेंस होगा, और वहीं पे आपके पास तो अल्टीमेटली 1 किलोमीटर की हाइट पे 6.4 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस आ जाता है। इसको बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं। बट सम टाइम पे क्या होता है, ये जो नॉर्मल लैप्स रेट जो होता है ये रिवर्स भी हो जाता है। तुम देखोगे कि अगर आओगे तो चंडीगढ़ में ज्यादा ठंड है और शिमला में वहां से टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल है, वो भी बात करेंगे हम, ठीक है, जब हम वो उसका करेंगे ना, हीट जोन करेंगे, तो उस टाइम पे इसकी बात करेंगे कि टेम्परेचर जो है एक रिवर्स टेम्परेचर भी होता है नॉर्मल लैप्स रेट में, ठीक है। तो ये बात भी याद रखना। ये बात क्लियर हुई इतनी? इसमें क्या बात कर रहा हूं मैं? चलो, सोलर रेडिएशन जब करेंगे तब उसकी बात करेंगे, अभी कर लेंगे हम, ठीक है। हाँ चलो, वो बात कर ही लेते हैं साथ। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। अब देखो नॉर्मल लैप्स रेट में मैंने क्या बोला कि हर 165 मीटर की हाइट पे आपके पास 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करेगा। तो अल्टीमेटली 1 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे हमारे पास 6.4 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आ जाता है, मतलब डिक्रीज कर देता है टेम्परेचर। तो अब देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, जब अब इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर क्या बोलता है, जब आपके पास सिचुएशन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। सिचुएशन रिवर्स का मतलब कि जो नॉर्मल लैप्स रेट जो है वो क्या हो गया, इन्वर्टेड हो गया। इन्वर्टेड मींस कि विद रिस्पेक्ट टू हाइट क्या हो रहा है, आपके पास टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहा है। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। बट ये इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर जो होता है ये शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, राइट? क्लियर बात? यस सर। हाँ चलो, तो ये बात तो होगी। अब आ जाओ इस लेयर पे। अब हम चलते हैं स्ट्रेटोस्फियर की तरफ। अब स्ट्रेटोस्फियर में ही आपको क्या मिलेगा, ओजोन लेयर मिलेगी। ओजोन लेयर मिलेगी, यहीं पे आपको क्या मिलेंगे, जो हमने मीटियोर्स किए थे, मीटियोर्स यहां पे आपको मिलेंगे। अब जो एरोप्लेन जो उड़ते हैं, फ्लाइंग कंडीशन जो बेस्ट होती है एरोप्लेन के लिए, वो भी कहां पे होती है, इन स्ट्रेटोस्फियर में होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब यहाँ पे देखो फर्स्ट लेयर में ट्रोपोस्फियर में हमने क्या किया, टेम्परेचर को क्या बोला कि टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है विद इंक्रीज इन हाइट। बट अब हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि देखो यहाँ पे क्या था, जहां पे ट्रोपोपॉज थी, दैट मीन स्ट्रेटोस्फियर जो स्टार्ट हुई, वहां पे हमारे पास टेम्परेचर था -80 डिग्री सेल्सियस एट इक्वेटर पे, और पोल्स पे था -45 डिग्री सेल्सियस। बट जैसे जैसे हम ऊपर जाते गए स्ट्रेटोस्फियर में, तो हमारे पास टेम्परेचर जो है वो क्या करता गया, इंक्रीज करता गया। तो इस केस में क्या होगा, टेम्परेचर जो है इंक्रीज करेगा विद इंक्रीज इन हाइट। ये बात क्लियर हुई? हाँ जी सर। इसके बाद आ जाओ मीजोस्फीयर, द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, क्योंकि यहाँ पे देख लो टेम्परेचर कितना हो रहा है, फिर से डिक्रीज कर रहा है विद इंक्रीज इन हाइट एंड लास्ट अप टू -100 डिग्री सेल्सियस। और इसके बाद जो है आइनोस्फीयर में जो है वो टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अब देखो आइनोस्फीयर इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके बाद अब आइनोस्फीयर में क्या होगा, यहाँ पे आयंस प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स की प्रेजेंस आपको मिलती है, ठीक है, जिनको हम आयंस बोलते हैं। तो यही आयंस हेल्प करते हैं किसमें, कि जो आपके पास जो रेडियो वेव्स होती है ना, जो रेडियो वेव्स जो होती हैं, ये क्या करती है, उनको रिफ्लेक्ट बैक कर देती है। तो रेडियो वेव्स कौन सी लेयर से रिफ्लेक्टेड बैक होती हैं, आपके पास
आइनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट बैक होती है। और यहां पे भी याद रखना, टेम्परेचर क्या करेगा, अब इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा विद इंक्रीज इन हाइट। ये बात क्लियर हुई? यस सर। अब आ गए हम एक्सोस्फीयर में। एक्सोस्फीयर ये जो आपके पास हाईएस्ट लेयर है, और ये जो है आउटर स्पेस के साथ जाके जो है वो एमर्ज हो जाती है, आउटर स्पेस के साथ जाके मिल जाएगी। तो अल्टीमेटली इसमें लेयर में बात करें तो टेम्परेचर जो होता है मोर देन क्यों नहीं चल रहा, अच्छा, मोर देन 1000 डिग्री सेल्सियस आपको मिलेगा, राइट। तो ये है आपके पास क्या, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। क्लियर बात? अगर बात करें ना, अब यहाँ पे देखना सबसे ज्यादा, अगर इन सब लेयर में बात करें रीमा, तो कौन सी लेयर सबसे डेंसेस्ट लेयर होगी, डेंसिटी किस लेयर की सबसे ज्यादा होनी चाहिए? पहली तीन की अगर बात करें, पहली तीन की जाए सबकी बात कर लो, तो डेंसिटी किस लेयर की सबसे ज्यादा होगी? सर जो ये एटमॉस्फेयर की लेयर्स की बात कर रहे हो ना? हाँ जी, की लेयर एटमॉस्फेयर की पूरी होती है। हाँ, इन एटमॉस्फेयर की लेयर में से किस लेयर की आपको लगता है कि डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी? ट्रोपोस्फेयर की। हाँ, ट्रोपोस्फियर, क्योंकि देखो यहाँ पे ट्रोपोस्फियर क्यों, क्योंकि मैंने बोला कि वेदर फिनोमेना यहाँ पे अक्कड़ होगा। अब वेदर फिनोमेना यहाँ पे अक्कड़ होगा तो अल्टीमेटली वाटर वेपर भी यहीं पे प्रेजेंट हो गए, वाटर वेपर की वजह से डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो डेंसेस्ट, सबसे डेंसेस्ट लेयर कौन सी है आपके पास? ट्रोपोस्फियर। अब देखो यहाँ पे स्ट्रेटोपॉज आ गया, यहाँ पे मीजोपॉज आएगा, यहाँ पे थर्मोपॉज आएगा, राइट। तो ऐसे चलता रहता है ये। तो ये था आपके पास एटमॉस्फेयर। अब आपका काम क्या है, आपने जाके देखना ये कार्बन लाइन क्या है, ठीक है। अब कार्बन लाइन, मेरे को एक और टॉपिक याद आ गया, एक और जाके देखना, एक जूस मिशन है। व्हाट इज जूस मिशन, राइट, तो वो भी जाके देखना, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। समझ में आया? यस सर। चलो ठीक है, कल हम सोलर रेडिएशन करेंगे।